हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का खैर मक़दम है, वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे आपके सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक हम पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको पूरा पाठ्यक्रम लगभग करवाया जा चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे ये जो मॉडल पेपर चल रहे हैं वो स्पेशली रीट एग्ज़ाम को लेकर चल रहे हैं और बाकी एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए हैं। इससे पहले 10 मॉडल पेपर ना केवल हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि उस क्वेश्चन पर पूरा कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कर रहे हैं। एक तरीके से आप यूँ बोल सकते हैं कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और किस तरह के एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, सवालात बनते हैं, वो एक ओवरव्यू आपके दिमाग में बन जाएगा। अगर आपने पहले वाले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो बराए मेहरबानी आप प्लेलिस्ट पे जाकर, मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आराम से देखें। काफ़ी दिनों बाद में वीडियो बनाया जा रहा है, मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ क्योंकि वालिद साहब की तबीयत थोड़ी ज़्यादा नासाज है, इसलिए क्लासेस नहीं ले पाया। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि स्पेशली रीट एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर के रूप में अभी फ़िलहाल ये आखिरी पेपर है, क्योंकि इससे पहले जो 10 पेपर हुए हैं उसमें हम लगभग पूरा कोर्स पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो इस पेपर के बेस पे हम पूरा कर लेंगे। तो बने रहना है पूरे वीडियो पर और शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, समई मुआवने अशिया में शुमार नहीं है। पहले बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो टॉपिक है उसका नाम है तौज़ीहात और जांच। तौज़ीहात और जांच, इसका मतलब हिंदी में आप यूँ समझो, तौज़ीहात को आप बोल सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, और जांच का मतलब आप यूँ बोल सकते हैं मूल्यांकन। ये भी आपके स्पेशली रीट के अंदर दिया हुआ है, न केवल उर्दू ज़बान में बल्कि हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप ज़बान लेते हो उसमें प्रत्येक में आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो शिक्षण सहायक सामग्री का क्या रोल है, मूल्यांकन किस तरीके से उर्दू अदब में किया जाता है, तो उन चीज़ों को लेकर कुछ सवालात आपके सामने हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, समई मुआवन अशिया में शुमार नहीं है। समई का माना होता है दोस्तों सुनना। अब जो सुनने वाला कोई ऐसा शिक्षण सहायक सामग्री है, उसमें ऐसे इन चारों ऑप्शनों में कौन सी चीज़ है जो सुनने वाले शिक्षण सहायक सामग्री में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, ग्रामोफोन होता है, वो तो बिल्कुल सुनने के काम आता है। रेडियो भी सुनने के काम आता है, टेप रिकॉर्डर भी सुनने के काम आता है। लेकिन जो टेलीविज़न होता है दोस्तों, वो देखने और सुनने दोनों के काम आता है। अब आप पूछोगे सर सुन तो सकते हैं ना, लेकिन सुन तो सकते हैं लेकिन देख भी तो रहे हैं इसमें। बाकी इन तीनों चीज़ों में हम देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। तो समई पूछा है यहाँ पर, सिर्फ समई। अगर समई और बसरी दोनों होता तो टेलीविज़न सही आपका बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समई पूछा है और वो भी शुमार नहीं पूछा है। नहीं, शिक्षण सहायक सामग्री जो सुनने के काम आती है, तो यहाँ पर ये तीनों तो काम आती है, लेकिन नहीं पूछा है। तो टेलीविज़न जो है वो न केवल सुनने बल्कि देखने के भी काम आती है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है, बसीरत के क्या माने हैं? बसीरत के माने बोलना है या सुनना है या लिखना है या देखना है? तो दोस्तों, बसीरत के माने अगर हम देखें तो इसमें होता है देखना, क्योंकि सुनना का तो होता है समई और आपके बोलना और लिखना ये होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। बसीरत का माना क्या होता है? देखना। बसरी मुआवने अशिया वो होती हैं जिन्हें सिर्फ बसरी, क्या पूछा है? बसरी। आप दोस्तों तौज़ीहात नाम याद रखना है। तो तौज़ीहात जो भी हमने लिखा है ऊपर, तौज़ीहात, तौज़ीहात का नाम आती है आपके दिमाग में एक वर्ड आ जाना चाहिए समई और एक नाम आ जाना चाहिए बसरी और एक, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री के 3 मुआविन अशिया मान सकते हैं आप। एक तो समई होता है सिर्फ, एक बसरी होता है और एक समई और बसरी दोनों होता है दोस्तों। कुछ शिक्षण सहायक सामग्री ऐसी होती है जो दोनों पाई जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें आप इजीली समझ सकते हैं, बस नाम का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। समई माने सुनना, बसरी माने देखना, यानी कि शर्वे और दर्शे, और जो दोनों होगा शर्वे और दर्शे वो हो जाएगा आपके समई बसरी दोनों। ठीक है, तो यहाँ सवाल क्या पूछा है? बसरी मुआवन अशिया वो होती है जिन्हें सिर्फ
क्या पूछा है? सिर्फ बसरी मुआविन अशिया वो होते हैं जिन्हें सिर्फ देखा जाता है दोस्तों, समई में सुना जाता है, और समई बसरी दोनों में सुना और देखा जाता है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। इसका मतलब सिर्फ पूछा है तो सिर्फ बसरी में देखा जाता है। क्लियर? समई मुआविन अशिया को सिर्फ, अब सिर्फ समई आ गया तो समई का मतलब सुना जाना, देखा जाना तो दोस्तों बसरी में आता है, और ये दोनों में आता है तो ये होगा नहीं। इसका मतलब पहला आंसर आपके सही हो जाएगा। समई और बसरी मुआविन अशिया को, अब दोनों आ गया। देखो, समई और बसरी मुआविन अशिया को सिर्फ सुना नहीं जाता, सिर्फ देखा नहीं जाता, देखा और सुना जा सकता है। समई और यानी कि श्रव्य और दृश्य सामग्री को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चार्ट, तस्वीर वगैरह ये सब क्या है दोस्तों? मतलब ये आपके समई अशिया है या बसरी अशिया है या दोनों हैं? चार्ट और तस्वीर। तो दोस्तों चार्ट जो है उससे, चार्ट या जो तस्वीर होती है वो बोलती थोड़ी है, अगर बोलेगी नहीं तो हम सुनेंगे क्या? तो ये तो कट जाएगा ऑप्शन। अगर ये कट जाएगा तो इसका मतलब ये भी कट जाएगा। अब आपके बचा बसरी अशिया, सिर्फ देख सकते हैं हम इसको, मतलब सिर्फ देख सकते हैं। तो ये जो चार्ट और तस्वीर है ये किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? ये दृश्य सामग्री है, यानी कि बसरी अशिया है। सवाल नंबर 7 है दोस्तों, टेलीविज़न क्या है? टेलीविज़न के समई अशिया है या बसरी है या समई बसरी दोनों है या कोई नहीं? तो दोस्तों टेलीविज़न से हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसका मतलब दोनों ऑप्शन अलग अलग हैं, तो एक ऑप्शन ऐसा ढूंढो जो दोनों को एक जगह करे। तो समई और बसरी दोनों हैं ये। टेलीविज़न को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, फिर सवाल नंबर 8 पे जाते हैं। तदरीसी मुआवने अशिया के लिए सबसे ज़रूरी है कि यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वो सस्ती होनी चाहिए, हस्ब ज़रूरत बड़ी हो, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि दिखने में आसानी हो, और तदरीसी मकासद के उसूल में मुआवन हो, यानी कि जो शिक्षण सहायक है सिद्धांत जो भी हैं, जो मकसद हैं शिक्षण सहायक सिद्धांत के, उनके उसूल के मुआवन हो, उनके अकॉर्डिंग ही हो। शिक्षण सूत्र होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हो, शिक्षण विधियाँ होती हैं उनके अकॉर्डिंग ही हो। तो यानी कि अब जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो ज़रूरी है, क्यों? कि वो सस्ती भी हो, ज़रूरी किस लिए है कि वो सस्ती भी होनी चाहिए, ज़रूरत के मुताबिक भी होनी चाहिए, और तदरीसी मकासद के हिसाब से भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो तीनों बातें हैं ये सही है, तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 कहता है, तदरीसी मुआवना अशिया के इस्तेमाल से क्या होता है भाई? तदरीसी यानी कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है, अगर आप एज ए टीचर क्लास के अंदर उसका इस्तेमाल करते हो तो इसके इस्तेमाल से क्या होता है? रटने की आदत में कमी होती है, या तदरीसी सहल हो जाती है, या तालिब इल्म की मौजू में दिलचस्पी पैदा होती है, या सभी सही हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपके 4 नंबर है। एक तो रटने की आदत में इसमें बिल्कुल जाहिर सी बात है कमी आएगी। क्यों आएगी? जैसे आप कोई चित्र या मॉडल उसको दिखाते हो तो देखी हुई चीज़ आपके लंबे समय तक वो उसके दिमाग में रह सकती है। तदरीसी सहल हो जाती है, मतलब आसानी हो जाती है शिक्षण के अंदर, और तालिब इल्म के मौजू में भी दिलचस्पी हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप उसको कोई चीज़ मनोरंजनात्मक तरीके से दिखाते हो या सुनाते हो तो वो बिल्कुल उसमें रुचि पैदा होती है उसकी। तो ये तीनों बातें सही है। ठीक है, सवाल नंबर 10 कहता है, तदरीसी मुआवने अशिया तजस्सुस पैदा करने वाली होनी चाहिए, एक मतलब एक रुचि अपने आप में पैदा करने वाली, शौक़ पैदा करने वाली होनी चाहिए, सबक से मुताल्लिक़ होनी चाहिए, तालिब इल्म की उम्र के मुताबिक होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब तदरीसी जो मुआवने अशिया है, शिक्षण सहायक सामग्री है, वो बिल्कुल रुचि पैदा करने वाली होनी चाहिए, जोश पैदा करने वाली होनी चाहिए, शौक़ पैदा करने वाली होनी चाहिए, और सबक से मुताल्लिक़ भी होनी चाहिए, तालिब इल्म की उम्र के मुताबिक भी होनी चाहिए। तो ये बातें तीनों सही है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। एक वक्त में एक से ज़ायद अशिया के इस्तेमाल से, यानी कि अगर आप एक पीरियड पढ़ा रहे हो और बार बार एक से ज़्यादा अगर आप शिक्षण सहायक सामग्री इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे क्या होता है? उससे तदरीस पर असर पड़ता है, यानी कि शिक्षण पर असर पड़ता है, बच्चों की तवज्जो भटकती है, दर्जे में क्लास में भीड़ हो जाती है, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों पेडागोजी का एक नियम होता है, पेडागोजी के अंदर चारों ऑप्शन मतलब सही होते हैं ज़्यादातर सवालों के अंदर, लेकिन
इन चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो छांटेगा वो दोस्तों मेरिट के अंदर आगे निकल जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट जब तक आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा तब तक ये सवालात थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो ये सवाल कह रहा है एक वक्त में अगर आप एक क्लास ले रहे हो एक टॉपिक पे और उसमें बार बार कुछ मतलब दूसरे जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं वो इस्तेमाल कर रहे हो तो इससे क्या असर पड़ता है। इसके अंदर दोस्तों तदरीस पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन सबसे बेस्ट छांटना अपने को तो जो बच्चों की जो तवज्जो होती है दोस्तों वो भटक जाती है। दूसरा ऑप्शन इसमें आपके सही हो जाता है। क्यों कि अगर आप बार बार किसी दूसरे, जैसे आप टॉपिक पढ़ा रहे हो मान लो पर्वत, तो पर्वत के संबंधित जो भी शिक्षण सहायक सामग्री अगर आप वही सिखा रहे हो उसके साथ में आपने कोई दूसरा युद्ध के मंजर वाले दिखा दिए या कोई दूसरे इधर उधर वाले टॉपिक से मतलब जो हटके हो, तो बार बार अगर आप अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्री इस्तेमाल कर रहे हो तो इससे जाहिर सी बात है बच्चे का जो तवज्जो है, जो ध्यान है वो भटक जाता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके दो नंबर ऑप्शन है। सवाल नंबर 12 कहता है तदरीस के दौरान मुआवन अशिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो दोस्तों तदरीस के दौरान मुआवन अशिया का इस्तेमाल नहीं, दोस्तों इससे पहले वाला जो मॉडल पेपर है मॉडल पेपर 10, अगर आप उसको नहीं देखोगे तो ये मान लो कि पेडागोजी के अंदर आपने कुछ नहीं सीखा है। समस्या कहाँ आती है दोस्तों, ये जो उर्दू के वर्ड होते हैं जैसे तमहीद है, तफ़हीम है, अहादा सबक है, ये बिल्कुल अपने पढ़े हुए हैं। अगर मैं इनको जैसे हिंदी से ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा तो आप इजीली इस सवाल को कर सकते हैं। तमहीद का मतलब होता है दोस्तों जो आप प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हो, आप जो लेसन प्लान बनाते हो वो उसको तमहीद कहते हैं दोस्तों। तफ़हीम सबक जब आप उसको प्रेजेंटेशन करते हो, बिल्कुल आसान ज़बान में अपने सबक को समझाते हो बच्चों से, तो वो तफ़हीम सबक होता है। अहादा सबक होता है दोस्तों, जैसे आप ये मान लो कि आपने सबक पढ़ा दिया और उसके बाद में जो पुनरावर्ती प्रश्न पूछते हो वो अहादा सबक होता है। ऐलान सबक होता है दोस्तों जो आप उद्देश्य कथन जिसको आप बोलते हो कि प्यारे बच्चों आज हम 1857 की क्रांति पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो ये आपका ऐलान सबक है। इसको हिंदी में आप उद्देश्य कथन बोलते हो। पहले बात तो ये चारों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब सवाल क्या पूछ रहा है, तदरीस के दौरान अगर आप शिक्षण करवा रहे हो उसके दौरान मुआवन अशिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इन चारों ऑप्शनों के बेस पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मुआवन अशिया यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो दोस्तों जो ऐलान सबक है, ऐलान सबक का मतलब उद्देश्य कथन, इसके अंदर जो है वो शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? इसके अंदर सिर्फ वो उस टॉपिक का नाम लेगा और ज़ोर से बोलेगा कि प्यारे बच्चों आज हम 1857 की क्रांति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये सिर्फ उस टॉपिक का नाम लेगा। फिर इन तीनों चीज़ों के अंदर तो आराम से वो इन शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करेगा। तो कहने का मतलब 12वां जो सवाल इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पे बढ़ते हैं दोस्तों। बच्चों को चिड़ियाघर में चिड़िया दिखाकर परिंदों की खुसूसियत के बारे में बताया जाता है, तो ये किस तरह की इमदादी अशिया कहलाएगी। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। वापस सवाल को रिवीजन करते हैं अपन। बच्चों को चिड़ियाघर ले गए और आपने वहाँ पर उसको चिड़िया दिखाई और चिड़िया दिखाकर जो परिंदों की जो खुसूसियत होती है उसके बारे में बताया जाता है, तो ये किस तरह की इमदादी अशिया कहलाएगी। सिर्फ समई होगी या बसरी होगी या समई बसरी दोनों होगी या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होता है बसरी। क्यों? आप चिड़ियाघर में जाते हो और वहाँ पर उन चिड़िया को देखकर, चिड़िया को देखो, यहाँ से एक लफ्ज़ पकड़ो, चिड़िया दिखाकर, सुनाकर नहीं, चिड़िया को दिखाकर आप परिंदों की खुसूसियत के बारे में बताते हो। तो देखने से संबंधित कौन सा वर्ड आएगा? बसरी। बहुत अच्छा सवाल, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अगला सवाल बढ़ते हैं। टेलीविज़न के ज़रिए सीखना किस तरह की इमदादी अशिया के मिसाल है। यानी कि अगर आप टेलीविज़न के माध्यम से सीख रहे हो या जैसे आप यूट्यूब के माध्यम से सीख रहे हो अभी, तो ये किस तरह की होगी दोस्तों। समई इसे आप सुन भी सकते हो और बसरी टेलीविज़न पे आप देख भी सकते हो। तो समई और बसरी दोनों ऑप्शन जो है इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर क्या है आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो गूगल पर आप सर्च करना, प्रोजेक्टर का आपको पूरा एकदम चित्र दिखाई दे देगा। या आपने जैसे
उत्कर्ष में बाकी कोचिंगों में क्लास वगैरह लेते होंगे, देखते होंगे वहाँ पर एक प्रोजेक्टर वगैरह लगा हुआ रहता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये सिर्फ समई अशिया है या बसरी अशिया है या समई बसरी दोनों हैं? तो दोस्तों ये समई और बसरी दोनों हैं। प्रोजेक्टर पर आप देखना, प्रोजेक्टर पे साउंड भी लगे हुए रहते हैं। अब तो लगभग इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी आ गए हैं और एक तरीके से इसमें चित्र वगैरह भी दिखे हुए रहते हैं। तो ये समई और बसरी दोनों हैं दोस्तों। सवाल नंबर 16 क्या कहता है? सवाल नंबर 16 कहता है तदरीसी मुआवने अशिया के इस्तेमाल से मुताल्लिक उसूल जो गलत हैं। अगर आप शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हो और उससे मुताल्लिक जो उसूल गलत हैं वो कौन सा है? एक वक्त में एक ही अशिया का इस्तेमाल करें, बिल्कुल सही बात है ये तो। अशिया दर्जे में मुनासिब जगह पर रखकर इस्तेमाल करें, बिल्कुल ये भी जहाँ तक संभव है सही है। ज़रूरत से ज़्यादा अशिया का इस्तेमाल उनका तासुर ख़त्म कर देता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तमाम अशिया यकसा होनी चाहिए, ये बात गलत है इन चारों ऑप्शनों के बेस पे। अगर शिक्षण सहायक सामग्री में जो अशिया आप शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जो हैं वो एक जैसी होगी तो फिर बच्चों का जो है वो मनोरंजन या आप रचनात्मक जो बनाना चाहते हो, रुचिपरक जो बनाना चाहते हो, वो मतलब उनका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक यकसानियत जब आप दिखाओगे बच्चों को तो एक ही चीज़ को देखकर वो फिर बोरिंग महसूस होने लगेंगे। तो ये इन चारों ऑप्शनों के बेस पे जो आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत है दोस्तों। सवाल नंबर 17 कहता है तजजिया इक्तिसाब के लिए मुआवने अशिया का इस्तेमाल है। तजजिया, सबसे पहले तो दोस्तों तजजिया का माना समझो आप। तजजिया का माना होता है टुकड़े टुकड़े करना, ये या तकसीम करना या अलग अलग करना के माने में आता है। तो तजजिया इक्तिसाब के लिए मुआवने अशिया का इस्तेमाल है 17 नंबर सवाल में। किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, नामुमकिन या गलत है। तजजिया इक्तिसाब यानी कि अगर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उसका बिल्कुल आप उनको अलग अलग कर सकते हो, उनको किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप एक सबक पढ़ाना है तो उन सबक को आप चैप्टर में जो पैराग्राफ के हिसाब से या जैसे आज यही टॉपिक पढ़ाना है, इस टॉपिक में से उस पार्ट में से सिर्फ इतना ही टॉपिक पढ़ाना है, फिर इतना हम आगे पढ़ाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब तजजिया किया जा सकता है बिल्कुल। मुआवने अशिया का इस्तेमाल, तजजिया के इक्तिसाबात के लिए मुआवने अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, सवाल नंबर 18 में बढ़ते हैं। अहादा सबक के लिए मुआवने अशिया है। अगर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करा रहे हो तो उसमें मुआवने अशिया का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे हमने अभी इससे पहले एक सवाल आया था जिसके अंदर जो चारों ऑप्शन थे उसमें से एक ऑप्शन आपको हटाना था, जिसमें आपने देखा होगा दोस्तों जो तमहीदी सवालात होते हैं उसमें भी ज़रूरी है, तफ़हीम वाले जब मैटर हम पढ़ा रहे हैं उसमें भी ज़रूरी है, और आपके अहादा सबक उसमें भी ज़रूरी है। लेकिन ऐलान सबक जो है उसके अंदर दोस्तों आपके ऐलान सबक के अंदर मुआवने अशिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाकी अहादा सबक में भी किया जाता है, तफ़हीमी सवालात में भी किया जाता है, तमहीदी सवालात में भी किया जाता है, और तफ़हीम जब आप उसको टॉपिक को प्रेजेंटेशन कर रहे हो उसमें भी बिल्कुल आप शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 19 पे जाते हैं हम। 19 कहता है मुआवने अशिया से तदरीस करते वक्त इन अशिया से मुताल्लिक़ कुछ सवालात। मुआवने अशिया से तदरीस करते वक्त अगर आप शिक्षण सहायक सामग्री से शिक्षण करा रहे हो उस वक्त इन अशिया से मुताल्लिक़ कुछ सवालात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित ही सवालात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं दोस्तों। इसका भी आंसर क्या है? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 20 कह रहा है हुरूफ तहजी की तदरीस के लिए सबसे ज़्यादा मुआवने अशिया और मुस्तमिल शे कौन सी है भाई? तस्वीर वाले चार्ट, टेलीविज़न, तख्ता स्याह या किताबें? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। तो सबसे पहले हुरूफ तहजी मतलब अलिफ बे ते से जिम है चे, इनका अगर आपको शिक्षण करवाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें तस्वीर वाले चार्ट होंगे दोस्तों। कैसे होंगे? आपने देखा होगा जैसे आप ए फॉर एप्पल सिखा रहे हो तो उसके पास में चार्ट लगा हुआ रहता है, एप्पल का चित्र लगा हुआ रहता है, तो वो बच्चों को इजीली याद रह जाता है।
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्लैश कार्ड है सवाल नंबर 21। फ्लैश कार्ड क्या है? मुआवन अशिया नहीं है, मुआवन अशिया है, बसरी मुआवन अशिया है या समई मुआवन अशिया है। सवाल नंबर 21 दोस्तों, फ्लैश कार्ड जो है वो बसरी मुआवन अशिया है। फ्लैश कार्ड मतलब जैसे आप देखा होगा, फ्लैश कार्ड आप गूगल पे सर्च करना, उसमें आपको अलग अलग चित्र वगैरह दिखाई देंगे। फ्लैश पढ़ते ही जैसे चित्र चलते रहते हैं। एक तरीके से ये मान लो कि जो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन वगैरह बनते हैं ना, वो फ्लैश कार्ड फिर आगे से आगे एक दो चित्र चलते रहते हैं। जैसे फ्लैश पड़ता है फिर आगे चित्र आता है, तो वो सिर्फ बसरी मुआवन अशिया होता है। फ्लैश कार्ड क्या है? बसरी मुआवन अशिया। अंदाज़ा कदर किसे कहते हैं भाई? सवाल नंबर 22। जांच को या तदरीस को या तदरीसी तरीके को या तौज़ीहात को। चारों ऑप्शन जब तक आप इनको अपने मस्तिष्क में, दिमाग में हिंदी के कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं करेंगे तो ये बहुत दिक्कत करने वाले सवाल आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जांच, अंदाज़ा कदर किसे कहते हैं? जांच का मतलब होता है मूल्यांकन करना, तदरीस का मतलब होता है शिक्षण कराना, और तदरीसी तरीका मतलब शिक्षण विधि, और तौज़ीहात का मतलब होता है अपने शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पर अंदाज़ा कदर किसे कहोगे आप? अगर आप किसी स्टूडेंट्स की, आप अगर किसी बालकों की, छात्रों की जांच कर रहे हो तो वहाँ पर आप अंदाज़ा कदर का इस्तेमाल कर रहे हो। तो पहला ऑप्शन आप किसमें सही हो जाएगा? अंदाज़ा कदर से, अंदाज़ा कदर से यानी कि मूल्यांकन से क्या किया जाता है? जांच की जाती है कि मकासद का हुसूल किस हद तक हुआ है, आपका जो शिक्षण जो टारगेट था वो किस हद तक हुआ है, और तलबा में कितनी तब्दीलियाँ और रोनुमा हुई है, और तदरीसी निज़ाम की अफादियत कितनी है। यानी कि अगर ये तीनों बातें सही है तो आपके सभी ऑप्शन जो है वो सही हैं। अंदाज़ा कदर में यानी कि मूल्यांकन में यही जांच की जाती है कि जो आपने टारगेट किया था, जो मकसद था आपके शिक्षण का, वो मतलब हासिल हुआ कि नहीं हुआ। जब बच्चों का रिज़ल्ट आता है तो आप देखना, वो स्कूल वाले बड़े बड़े बैनर वगैरह छापते हैं, यानी कि उनका टारगेट ये रहता है कि भाई हमारे जो बच्चों की जो मेरिट है या जो भी परसेंटेज वगैरह है वो बाकी स्कूलों की तुलना में बेटर है। तो उन्होंने जो टारगेट बनाया था काफ़ी हद तक जैसे वो हासिल हो जाता है उनको। और इससे ये भी पता चलता है कि तलबा के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर कितनी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई है, कितना परिवर्तन आया है, बच्चे कितना सीखे हैं, और तदरीसी निज़ाम की अफादियत भी कितनी हुई है, और सभी सही हैं। सवाल नंबर 24। अंदाज़ा कदर से जांच की जाती है, मूल्यांकन से क्या जांच की जाती है? तदरीसी निज़ाम की, तलबा की, मकासद के उसूल की या सभी की। तो दोस्तों, इसके अंदर बिल्कुल तदरीसी निज़ाम की भी इसके अंदर जांच की जाती है, बच्चों की भी इसके अंदर जांच की जाती है, और जो मकसद होता है, एक टारगेट होता है, उसको भी हासिल करने का इसके अंदर एक इशू रहता है। तो इसका मतलब ये बातें सभी सही हैं। सवाल नंबर 24, उसके बाद में बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 25। अंदाज़ा कदर मदद करता है, यानी कि मूल्यांकन किस में मदद करता है? तो दोस्तों, तदरीसी निज़ाम की अफादियत मालूम करने के लिए, तदरीसी तरीक़ेकार के तयन में, मकासद के हुसूल की जांच के लिए या सभी के लिए। तो दोस्तों, अंदाज़ा कदर जो है वो आपको इन सभी में मदद करता है। कैसे? तदरीसी निज़ाम, जो आपने अपना टारगेट फ़िक्स किया है वो कहाँ तक आपको, मतलब अगर आपको मालूम करना है कि भाई ये बच्चा जो है कितना इंटेलिजेंट है, कितना कमज़ोर है, आप अगर उसका मूल्यांकन करोगे तो उसके बेस पर आप पता कर सकते हो। तदरीसी तरीक़ाकार के तयन में, अगर जो आप शिक्षण विधियाँ इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप उसका मूल्यांकन कर रहे हो तो इससे ये पता चल सकता है कि शिक्षण विधियाँ किस हद तक कारगर हैं। अगर इन विधियों से बच्चा नहीं सीख रहा है तो फिर आप दूसरी विधियों का इस्तेमाल करोगे, दूसरे तदरीसी तरीके का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन, तदरीसी मतलब मकासद के उसूल की जांच के लिए, आपका जो मकसद है, भाई बच्चे किस तरह से सीखते हैं, जैसे सरल से जटिल की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये जो भी मकासद होते हैं, इनसे कितना कुछ सीख रहे हैं बच्चे, इसकी जांच भी इससे की जाती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 26 है, तदरीसी निज़ाम में शामिल नहीं है।
तदरीसी निज़ाम में शामिल नहीं है। 26 में मकासद का तयन या आपके तरीक़ा तदरीस या मज़ामीन का मवाद या तलबा की तादाद। तो दोस्तों तदरीसी निज़ाम में 26 में अगर हम देखें तो दोस्तों जो 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल इसके अंदर शामिल नहीं होता। मकासद का तयन बिल्कुल होता है, शिक्षण विधियाँ बिल्कुल होती है, मज़ामीन का मवाद जो आपके सिलेबस होता है, जो टॉपिक पाठ्यक्रम होता है वो भी आपके इसमें शामिल होता है। तो इसका मतलब ये तीनों बातें सही है, लेकिन तलबा की तादाद कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 27 के अंदर बढ़ते हैं। तदरीस में अहमियत नहीं रखती। अगर आप शिक्षण करा रहे हो तो इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल अहमियत नहीं रखती? तलबा की इनफरादियत और मुदर्रिस की शख्सियत, दर्जे का इंतज़ाम, तलबा के वालिदैन की शख्सियत। तो दोस्तों 27 के सवाल के आधार पर अगर हम देखें तो इसके अंदर तलबा के जो वालिदैन हैं उनकी शख्सियत की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपको पूछा क्या है? तदरीस में अहमियत नहीं रखती। तलबा के वालिदैन की शख्सियत जो है वो अहमियत नहीं रखती, बाकी तलबा की इनफरादियत भी रखती है। और इनफरादियत का मतलब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो इनफरादी शिक्षण होता है और एक इज्तिमाई होता है, यानी कि व्यक्तिगत या और सामूहिक। और मुदर्रिस की शख्सियत भी बिल्कुल अहमियत रखती है। दर्जे का, उस क्लास का इंतज़ाम भी बिल्कुल अहमियत रखता है शिक्षण के अंदर, लेकिन उस तलबा के जो वालिदैन हैं उनकी शख्सियत की इसमें अहमियत नहीं रहती। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सवाल नंबर 28 कह रहा है दोस्तों, नौइयत के एतबार से अंदाज़ा कदर की किस्में कितनी हैं? नौइयत के एतबार से, तो दोस्तों नौइयत के एतबार से अगर हम देखें तो एक तरीके से ये मान लो कि 3 किस्में उसमें होती है नौइयत के एतबार से। 3 कौन कौन सी? एक तो होती है आपके तहरीरी, एक होती है ज़बानी और एक होती है अमली। तहरीरी जिसको आप रिटन या लिखित कह सकते हो, ज़बानी जिसको आप ओरल कह सकते हो इंग्लिश के अंदर, या मौखिक कह सकते हो, अमली जांच, ठीक है, जो करके सीखते हैं वो। अंदाज़ा कदर की किस्म नहीं है। अभी जैसे मैंने बता दिया आपको, तहरीरी भी हमने देखा, ज़बानी भी हमने देखा और अमली भी देखा, तो इसका मतलब ये तीनों बातें सही हैं। सवाल नंबर 30 कहता है, मियाद की बुनियाद पर जांच कितने किस्म की हो, कितनी किस्में हैं मेयार के हिसाब से? दोस्तों इसके अंदर अगर हम देखें, यानी कि जो आप निर्धारित करते हो कि भाई बच्चों का जो है वो मूल्यांकन किस तरीके से किया जाए, इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं। मियाद की बुनियाद पर जो है वो जांच दोस्तों 2 तरीके से कर सकते हैं आप। एक नाम आता है दोस्तों मियादी अंदाज़ा कदर, और एक आता है आपके मुसलसल व जामे अंदाज़ा कदर। ये नाम याद कर लेना दोस्तों, मुसलसल व जामे अंदाज़ा कदर। इसको आप इंग्लिश के अंदर CCE की कह सकते हो आप, जिसको आप हिंदी के अंदर बोलते हो ना सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत व्यापक मूल्यांकन, इसको आप इंग्लिश के अंदर तो बोलते हो CCE है ना, और CC और इसको हिंदी के अंदर आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और हिंदी उर्दू के अंदर इसको बोलते हैं दोस्तों मुसलसल और जामे अंदाज़ा कदर। तो इसका मतलब आप 2 तरीके से आप मियाद की बुनियाद पर जांच की किस्में कह सकते हैं। संख्या के आधार पर या किस्मों के आधार पर दोस्तों सवालात बहुत कम बनते हैं। बस ये ध्यान रखें कि ये जो किस्म पूछी है ये किस पार्ट से पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखें आप। अगला सवाल है 31, मुसलसल और जामे अंदाज़ा कदर है, यानी कि जो आपने देखा होगा सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन है वो क्या है? अमली जांच है या तहरीरी जांच है या मियादी जांच है या मुसलसल जांच है? तो दोस्तों 31 में ये एक मुसलसल जांच है। CCE के अंदर क्या करते हैं इसमें मुदर्रिस जो है वो तालिब इल्म की मुसलसल जांच करता है और उसकी कमज़ोरियों को इस्लाह भी करता है, यानी कि सुधारता भी है। क्यों? क्योंकि जो मियादी अंदाज़ा कदर है, मियादी अंदाज़ा कदर, ये वाली मियादी जांच, इसके अंदर तो ये क्या होती है, एक मुकर्ररा मियाद पर स्कूली जो निज़ाम होता है उसके आधार पर ही आप जांच कर सकते हो। स्कूली निज़ाम का मतलब स्कूल की जो गाइडलाइन होती है, जैसे उसी के अकॉर्डिंग, जैसे
आप पहले ना मतलब मासिक टेस्ट लोगे, प्रथम, फिर द्वितीय, फिर अर्धवार्षिक, फिर आपके वार्षिक। ये एक क्राइटेरिया होता है जो एक स्कूल का निज़ाम बना हुआ रहता है। उसी निज़ाम के हिसाब से आप मुकर्ररा वक्त के अंदर, जैसे आप 2 महीने बाद में ये प्रथम टेस्ट होगा, फिर तृतीय, फिर हाफ जैसे आधा सेशन हो जाता है, उसके बाद में अर्धवार्षिक सेशन एग्ज़ाम लिए जाएंगे। अगर ये आप इस तरह के से जांच कर रहे हो तो ये मियादी जांच होती है। लेकिन मुसलसल जांच दोस्तों वो स्टूडेंट्स के मतलब विद्यार्थियों को मुदर्रिस जो है वो जब चाहे वो जांच कर सकता है, और जैसे ही वो जांच करेगा उस जांच के बेस पर जो भी उसको विद्यार्थियों को या तलबा की जो कमज़ोरियाँ उसको लगती है उसमें इस्लाह भी वो करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 के बाद में 32, शशमाही और सालाना इम्तिहानात हैं। शशमाही का मतलब दोस्तों जो 6 महीने से जो लिया जाता है, जिसको अपन अर्धवार्षिक बोलते हैं, और सालाना मतलब जिसको वार्षिक बोलते हैं। ये कौन से एग्ज़ाम कहलाते हैं दोस्तों? दोस्तों ये मियादी जांच कहलाती है स्टूडेंट्स की, यानी कि एक मुकर्ररा वक्त में ये इम्तिहानात, ये जांच ली जाती है, तो इसको मियादी जांच बोलते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 33, साइंस की तजुर्बागाह में लिया जाने वाला इम्तिहान क्या कहलाता है? साइंस की तजुर्बागाह में, यानी कि जो साइंस की जो जिससे बच्चे सीखते हैं, रिसर्च करते हैं, वो इम्तिहान क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसके अंदर दोस्तों अमली जांच कहलाता है। क्यों कहलाता है? साइंस का जो भी विद्यार्थी होता है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल करेगा, यानी कि तजुर्बागाह, यानी कि प्रैक्टिकल में लिया जाने वाला। अगर प्रैक्टिकल करेगा तो वो खुद अमल करेगा, और अमल करेगा तो ये उसकी क्या हो जाएगी? अमली जांच हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? सवाल नंबर 34 है, माहाना, शशमाही और सालाना इम्तिहान किस निज़ाम में नहीं होते? जैसे माहाना मतलब मासिक टेस्ट, शशमाही मतलब जो अर्धवार्षिक टेस्ट, अर्धवार्षिक एग्ज़ाम, और सालाना मतलब वार्षिक एग्ज़ाम, ये किस निज़ाम में नहीं होते? यानी कि कोई अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होती है तो ये किस निज़ाम में, किस में नहीं होती है? अमली जांच में नहीं होती है, तहरीरी जांच में नहीं होती है, मियादी। भाई मियादी के अंदर तो होती है, ये तो मान के चलो, अभी हमने देखा था इससे पहले वाले सवालात के अंदर। तो दोस्तों ये मुसलसल जांच में नहीं होती। मुसलसल जांच का मतलब होता है आपके वही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE वाला। इसके अंदर क्योंकि CCA के अंदर या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंदर मुकर्ररा वक्त निर्धारित नहीं होता। क्यों? उसके अंदर जब मुदर्रिस जब चाहे तालिब इल्म की मुसलसल जाँच कर सकता है और उसकी कमज़ोरियों की इस्लाह करता है। तो ये ऑप्शन जो है इसमें क्योंकि नहीं पूछा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। सवाल नंबर 35 कहता है तहरीरी जांच की किस्में हैं। 35 दोस्तों ये आपके एक तरीके से ये मान लो तहरीरी जांच, यानी कि अगर आप लिखित जांच कर रहे हो, तहरीर का मतलब वही रिटन टेस्ट अगर आप ले रहे हो तो उसकी कौन सी किस्म है? मारूज़ी जांच है या तफसीली जांच है या मुसलसल जांच है या एक या दोनों है? सवाल नंबर 35। तो दोस्तों इसके अंदर एक और दोनों, ये दोनों बातें सही हैं, मारूज़ी जांच और तफसीली जांच। दोस्तों जो तहरीरी जांच होती है वो 2 तरीके से होती है, ध्यान देना एक बार आप यहाँ पे। जो मारूज़ी तहरीरी जांच है वो 2 तरीके से होती है, एक तो होती है मारूज़ी और एक होती है तफसीली। मारूज़ी के अंदर अगर हम देखें तो एक तरीके से ये मान लो जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, वो किस में आएंगे? वो मारूज़ी में आएंगे। लेकिन जो तफसीली सवालात होते हैं, तफसीली के अंदर दोस्तों 2-3 पार्टीशन होते हैं, यानी कि जो मज़मून से मुतालिक जो मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं ना, जिनको कॉपी में तहरीर करते हुए लिखा जाता है, तफसीली सवालात उनको बोलते हैं। अब वो किस किस तरीके से हो सकते हैं? वो एक तो हो सकता है सिर्फ नाम समझना आप दोस्तों, एक हो सकता है सिर्फ मुख्तसर सवालात। क्या हो सकता है? मुख्तसर सवालात, जिसको आप बोल सकते हो अति लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक। ठीक है। और फिर इसके बारे में दूसरा पार्ट आता है आपके, सिर्फ यहाँ पे मुख्तसर था ना, यहाँ पे नाम लिख सकते हो आप मुख्तसरीन, मुख्तसरीन। तो मुख्तसरीन का मतलब यहाँ पर अति छोड़ दो और यहाँ पर लिख दो लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न। तो मुख्तसर, मुख्तसरीन, और फिर आता है आखिर में तफसीली सवालात, तफसीली सवालात। तफसीली का मतलब वही निबंधात्मक, निबंधात्मक प्रश्न। तो कहने का मतलब जो अगर आप रिटन टेस्ट किसी का ले रहे हो, किसी की जांच कर रहे हो, तो उसके 2 पार्ट, 2 तरीके से आप ले सकते हो।
एक तो होता है मारूजी जांच और एक होता है तफसीली जांच। मारूजी जांच जिसके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप या हाना वाले सवालात हो सकते हैं, या सही गलत वाले या राइट टिक वाले। और तफसीली जांच के 3 पार्ट हैं, एक होता है मुख्तसर, एक होता है मुख्तसरीन और एक होता है तफसील, यानी कि एक अति लघुत्रात्मक, एक लघुत्रात्मक और एक निबंधात्मक। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 36 के अंदर। सवाल नंबर 36 कहता है मारूजी जांच है, मारूजी जांच। तो अभी हमने देखा था दोस्तों मारूजी जांच का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात। तो ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके 2 नंबर जो ऑप्शन है वो तहरीरी जांच का एक पार्ट है। मारूजी जांच जो है वो तहरीरी जांच का एक पार्ट है, ये ऑप्शन नहीं होंगे दोस्तों। मारूजी और तफसीली, ये दोनों किसके, एक नाम और आता है जो अभी हमने देखा था तफसीली, ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये मारूजी जांच के पार्ट हैं। तफसीली जांच की मिसाल नहीं है, तफसीली जांच की मिसाल नहीं है। अगर आपने ऊपर वाला सवाल समझ लिया है तो इस सवाल को आप आराम से कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, तफसीली सवालात के अंदर मुख्तसर सवालात बिल्कुल होते हैं, मुख्तसर तरीन सवालात बिल्कुल होते हैं और तफसीली सवालात बिल्कुल होते हैं। लेकिन जो मारूजी सवालात हैं वो तफसीली जांच में नहीं आते हैं, तो नहीं पूछा है आपको। क्योंकि मारूजी सवालात तो दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव टाइप या हाँ या ना वाले ABCD वाले सवालात होते हैं ना, वो मारूजी सवालात में आते हैं। ये तीनों पार्ट जो हैं वो दोस्तों किसके हैं, तफसीली जांच के हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 38। मुकाबला जाती इम्तिहानात में सवालात दिए जाते हैं, मुकाबला जाती इम्तिहानात में सवालात दिए जाते हैं। दोस्तों मारूजी सवालात या ज़बानी सवालात या अमली सवालात या और भी तरह के सवालात दिए जाते हैं। अब जब तक आप इसका मुकाबला जाती का इम्तिहान नहीं समझोगे तो इस सवाल को गारंटी के साथ गलत करके आओगे। मुकाबला जाती इम्तिहानात का मतलब होता है दोस्तों जिसकी आप अभी तैयारी कर रहे हो, आप मुकाबला करोगे कम से कम 15 से 16 लाख लोगों का, और वो किसके लिए, रीट एग्ज़ाम के लिए। तो कंपटीशन जो एग्ज़ाम है वो किस में लिया जाता है दोस्तों, वो मारूजी सवालात में लिया जाता है। और मारूजी सवालात का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात। आप तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं 39 के बाद में, 38 के बाद में 39वां सवालात क्या कह रहा है, किस तरह के सवालात को जांचना आसान होता है। यानी कि इन चारों ऑप्शनों के बेस पर अगर हम देखें, मारूजी सवालात, ज़बानी सवालात, अमली सवालात, सभी तरह जांचना आसान होता है। तो दोस्तों जो मारूजी सवालात है उसको जांचना बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ABCD या ऑब्जेक्टिव टाइप पे सही गलत की पहचान करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों। आगे सवाल नंबर 40 क्या कह रहा है, 40 कह रहा है किस तरह के सवालात को जांचने में किसी तरह की जानिबदाराना या गैर जानिबदाराना गलती की गुंजाइश नहीं रहती। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, इस तरह के सवालात आपके बन सकते हैं। ऐसी कौन सी जांच है जिसको मतलब अगर आप जांच रहे हो तो इसके अंदर गलती की गुंजाइश नहीं रहती है दोस्तों। तो मारूजी जो सवालात होते हैं, जो ABCD वाले ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात होते हैं, उसके अंदर एक जो जांचने वाला होता है उसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम रहती है। क्यों, अगर बच्चे ने मान लो 3 नंबर ऑप्शन पे टिक किया है, अगर वो सवाल सही है उसका आंसर तो 3 बिल्कुल सही होगा। बाकी 1 2 4 ये ऑप्शन अगर इसने खाली छोड़े हैं तो ये सवाल सही है। लेकिन अगर मान लो कि उसने बे पे टिक कर दिया और सवाल सही आंसर सी था लेकिन बे पे उसको काला कर दिया, तो ये बिल्कुल सवाल गलत हो गया। तो गुंजाइश जो है वो गलती की मारूजी सवालात में बहुत कम रहती है। तफसीली सवालात में दोस्तों गुंजाइश रहती है गलतियों की। अगला सवाल, किस तरह के सवालात में जवाब के लिए किसी तरह के कयास आराई की गुंजाइश नहीं रहती। कयास आराई के मतलब आप सोच के अंदाज़ा लगाकर जो मन में आए आप वो लिखते जा रहे हो, आप सोचते सोचते लिख रहे हो, तो कयास आराई की गुंजाइश नहीं रहती 41 के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों मारूजी जो सवालात होता है उसके अंदर आप सोच के, मतलब जैसे ये भी सोच लिया वो भी लिख दो और इससे आगे वाला सोच लिया वो भी लिख दो, ये जो कयास आराई जो सोचने की गुंजाइश है वो आपके मारूजी सवालात में नहीं रहती। तफसीली सवालात में ये बिल्कुल रहती है। आप जैसे सोचते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, ठीक है ना। सवाल नंबर 42 कहता है किस तरह की जांच से बच्चों की मजमून की मुकम्मल
समझ का पता नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर दोस्तों जान नहीं है, ये जांच है, ठीक है। तो किस तरह की जांच से बच्चों के मजमून की मुकम्मल समझ का पता नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों मारूजी जो सवालात अगर आप बच्चे से पूछ रहे हो, उससे आप बच्चे की जो टॉपिक से संबंधित जो मजमून है उससे संबंधित समझ का पता नहीं लगा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको 1857 का एक सवाल दे दिया उसकी छावनियों से संबंधित, तो सिर्फ हो सकता है आपने टप्पा लगाया हो और कुदरत मतलब खुदा के करम से वो टप्पा आपका सही हो गया हो। तो एग्ज़ामिनर आपके उस टप्पे से उस सवाल को तो सही मान लेगा, लेकिन मुकम्मल समझ जो है वो मारूजी उस सवाल से, वो आपकी समझ कितनी है उस टॉपिक से संबंधित, वो नहीं पता लगा पाएगा। किसमें? मारूजी जांच के अंदर। समझ में आ गया दोस्तों। फिर बढ़ते हैं सवाल नंबर 43 के अंदर, किस तरह की जांच रटने की आदत को फ़रोग़ देती है? 43 के अंदर दोस्तों, 43 के अंदर दोस्तों मारूजी सवालात जो हैं वो रटने पर बल देते हैं। जैसे बहुत से विद्यार्थी हैं वो, अब तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन आपने देखा होगा, एक होता है मतलब एक तरीके से फैक्चुअल। आप ध्यान से समझना, मैं जो बात बोल रहा हूँ, सवालात का जो नज़रिया दोस्तों वो अब कंपटीशन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। ज़्यादातर जैसे आप आज से 5-7 साल पहले देखें तो कंपटीशन के जो सवालात पूछने का जो नज़रिया था वो सिर्फ फैक्चुअल था। अगर आपको आंकड़ा याद है या आपने रट लिए हैं तो बस वो सवाल आपका सही हो जाएगा। लेकिन अब जो है वो दोस्तों, वो अब सवालात पूछे जा रहे हैं अप्लाइड का मतलब, अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को समझा नहीं है तो आप उस सवाल को 100% गलत करोगे। क्यों? कि अब वो प्रैक्टिकल रूप से अप्लाई करते हुए सवालात पूछ रहा है। आप जब तक उस सवाल को खुद के ऊपर अप्लाई नहीं करोगे तो तब तक आप उस सवाल का आंसर सही दे ही नहीं पाओगे। तो ये ट्रेंड जो है वो दोस्तों अब ज़्यादा चलने लगा है। तो ऐसे सवालात को आपको भी बड़े समझ से अच्छे से करना है। तो यहाँ पर जो है वो रटने पर बल कौन सा जो सवालात है वो दिया जाता है? मारूजी सवालात में रटने की आदत को फ़रोग़, यानी कि बढ़ती है वो आदत। सवाल नंबर 44 कहता है, किस तरह के सवालात की जांच निहायत आसान होती है? निहायत आसान होती है, आसान पूछ रहा है दोस्तों। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, मारूजी सवालात बिल्कुल आसान होती है और इसमें गलतियों की गुंजाइश जो है वो भी बहुत कम होती है जांचने वाले के लिए, ठीक है। सवाल नंबर 45 कहता है, ज़बान की महारतों की जांच के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है? नहीं को काला कर लिया करो दोस्तों, पहले से ही अंडरलाइन कर लिया करो। ज़बान की जो महारत है, ज़बान की महारत मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनकी जांच के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है? 45 के अंदर अगर हम देखें तो जो मारूजी सवालात हैं वो ज़बान की महारतों को जांचने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी तफसीली सवालात या मुख्तसर सवालात ये तो बिल्कुल हो सकते हैं। सवाल नंबर 46 कहता है, चाक एड टाक तरीका है, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों, चॉक एंड टॉक ये एक जो तरीका है, ये कैसा तरीका है? चॉक एंड टॉक, थोड़ा सा इसको यूँ समझो कि चॉक एंड टॉक, टॉक मान ये थोड़े इंग्लिश वर्ड हैं दोस्तों। चॉक एंड टॉक ये कौन सा तरीका है दोस्तों? ये कदीम तरीका है। कौन सा तरीका है? कदीम तरीका, यानी कि पुराना तरीका है। चॉक एंड टॉक यानी कि लिखो और बात करो, लिखो और बात करो। 46 के अंदर चॉक से मतलब चॉक से इस तरीके से, एंड टॉक मतलब बात करें, तो ये एक तरीके से कदीम तरीका है। 46 का राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 47 को अगर हम देखें, चॉक एंड टॉक तरीका जो है वो तफल मरकूज़, ये नाम दोस्तों आप मतलब या तो कॉपी में लिख लेना इस ऑप्शन को, तफल मरकूज़, ये नाम कई बार आ सकता है आपके। तफल मरकूज़ का मतलब होता है दोस्तों बाल केंद्रित। तफल मरकूज़ का मतलब होता है बाल केंद्रित। क्या होता है? बाल केंद्रित। तो जो चॉक एंड टॉक जो तरीका है वो बाल केंद्रित है या गैर मौसर यानी कि बिना असरदार है, या जदीद तरीका है? जदीद तरीका तो होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा था। गैर मकबूल तरीका या तफल मरकूज़ ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसका मतलब गैर मौसर यानी कि ये असरदार तरीका नहीं है चॉक एंड टॉक। सिर्फ चौक से लिख लो और बात करो, चौक से लिख लो और बात करो का मतलब, और तो ये बच्चों से संबंधित भी नहीं है। तो कहने का मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन।
अंदाज़ा कदर पूरे साल चलता है। अंदाज़ा कदर पूरे साल चलता है कहाँ पर? मुसलसल जांच में, मारूज़ी जांच में, तफसीली जांच में या अमली जांच में। तो दोस्तों ये जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो मुसलसल जांच में भी पूरे साल मुसलसल चलती है, मुसलसल चलती है। क्यों? देखो मारूज़ी के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप आ गया, ये पैटर्न ही अलग है। आपको पूछा क्या जा रहा है इसमें? अंदाज़ा कदर पूछा जा रहा है, यानी कि पूरे साल चलता है, मुसलसल जांच में चलता है। किस तरीके से? वो आ सकता है आपके मंथली या शशमाही या सालाना के रूप में आप मूल्यांकन करते रहते हो बच्चों का, तो ये मुसलसल जांच के पार्ट में आ गई। और फिर आता है इसके अंदर मुसलसल जांच के अंदर आप जैसे इसके अंदर यूँ समझो कि क्लास चल रही है और उसके दरमियान अगर आप बच्चों से पूछ रहे हो तो वहाँ पर आप उसकी गुंजाइश यही रखें कि उसमें इस्लाह कैसे की जाए। दोस्तों एक दो लफ्ज़ यहाँ पर मैं आपको लिखाना ज़रूर चाहूँगा। एक होता है जैसे एक लफ्ज़ आएगा ज़बान की हुसूलियत, हुसूलियत, ज़बान की हुसूलियत। इसका मतलब होता है दोस्तों अर्जन। जैसे आप भाषा का अर्जन करते हो ना, भाषा सीखने के लिए आप भाषा का अर्जन करते हो। इसी तरीके से एक होता है वर्ड आमोज़िश, आप तो सीख ही गए होंगे। आमोज़िश का माना होता है अधिगम। आप लिख लेना, 2-3 वर्ड जो है वो लिखा रहा हूँ मैं। आमोज़िश का मतलब होता है अधिगम। और एक वर्ड दोस्तों जांच में आता है तश्कीली जांच, तशकीकी जांच। एक होता है आपके, ये लिख लेना दोस्तों आप कॉपी के अंदर। एक होता है दोस्तों ते, शीन, काफ, के और लाम, तश्कीली जांच। और एक होता है दोस्तों तकमीली जांच, एक होता है तकमीली जांच। तो कहने का मतलब ये क्या होता है? आप अगर इनको हिंदी के हिसाब से या इंग्लिश के हिसाब से देखो तो ये तो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और ये होता है दोस्तों समेटिव। अब आप पूछोगे सर हिंदी में बताओ, चलो हिंदी में बता देते हैं। फॉर्मेटिव का मतलब होता है दोस्तों जैसे रचनात्मक, रचनात्मक आप या निर्माणात्मक भी बोल सकते हो इसको। और समेटिव जो आप असेसमेंट बोलते हो इसको आप यूँ मान लो कि योगात्मक, योगात्मक क्या बोलते हैं? योगात्मक भी बोलते हैं इसको, या संकल्पनात्मक भी बोल सकते हो। अब ये दोस्तों तश्कीली और तकमीली जांच कब की जाती है? अगर आप मुसलसल जांच के हिसाब से देखोगे तो क्लास चल रही है और क्लास के दरमियान ही अगर आप बच्चों से सवाल जवाब वगैरह कर रहे हो, या मादरी ज़बान में या गैर रस्मी ज़बान जिसमें आप सीखते हो, बच्चों को सिखाते हो, तो दोस्तों ये अमल पर आधारित होती है। तश्कीली जांच के अगर आपका सवाल बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, तश्कीली जांच मुनहसिर है। तश्कीली जांच मुनहसिर है यानी किस पे आधारित है? तो आप याद रखना दोस्तों, अमली या अमल पर मुनहसिर है, अमल पर मुनहसिर है। ये ऑप्शन आपके बन सकता है यहाँ से सवाल। क्यों? देखो दोस्तों, तश्कीली जांच जब करोगे यानी कि आप बच्चों से क्लास के दौरान जैसे जैसे टॉपिक चल रहा है आप बच्चों से लगातार सवाल जवाब पूछ रहे हो दरमियान आप तदरीस के दरमियान ही, तो बच्चे क्या रहेंगे? बच्चे एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहेंगे मतलब वो अमल करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि बच्चे सोचेंगे यार अगला नंबर मेरा आ सकता है, खुद अमल पर आधारित रहेंगे। तो ये अमल पर मुनहसिर होती है कौन सी? तश्कीली जाँच। तकमीली जाँच जो होती है दोस्तों वो एक तरीके से ये मान लो नतीजे पर मुनहसिर होती है। एक आता है नाम अमली और एक आता है नतीजा। ये दोनों वर्ड आप दिमाग में रख लेना दोस्तों, नतीजा। तो जो तकमीली जांच होती है वो नतीजे पर मुनहसिर होती है, यानी कि जब आप कोई भी टर्म पढ़ा रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, उसके इख्तिताम पर यानी कि उसके समाप्ति पर जो आप जांच कर रहे हो, जिसे आप एवल्यूशन या मूल्यांकन बोलते हैं, वो तकमीली जांच का हिस्सा है। समझ में आ गया? अब यहीं पे मैं अगर आपको एक इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट एक सवाल दूँ, मान लो मेरा सवाल है तालीम में तरीक़ाए तदरीस कैसा होना चाहिए? तालीम में तरीक़ाए तदरीस कैसा होना चाहिए? मैंने ऑप्शन दे दिया किताब मरकूज़, किताब मरकूज़, किताब मरकूज़ एक नंबर ऑप्शन। दूसरा दे दिया तफ़ल मरकूज़,
और आपके तीसरा ऑप्शन दे दिया समाज मरकूज़ और चौथा दे दिया हयात मरकूज़। सवाल क्या है वापस सुन लो, तालीम में तरीक़ाई तदरीस कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है तफ़ल मरकूज़। कैसा होना चाहिए? तफ़ल मरकूज़ होना चाहिए, मतलब बाल केंद्रित होना चाहिए। जो आप शिक्षण करा रहे हो उसका तरीका बच्चों से रिलेटेड होना चाहिए। एक वर्ड और आ सकता है दोस्तों आप ये ध्यान रखना, तदराक। एक नाम आएगा आपके, ये थोड़े से मुश्किल वर्ड हैं दोस्तों। तदराक, तदराक का मतलब होता है दोस्तों समाधान। क्या आएगा? समाधान। और एक होता है दोस्तों ख्वानदगी। एक लफ्ज़ आएगा आपके ख्वानदगी। ख्वानदगी का मतलब होता है पढ़ाई। ध्यान रखना दोस्तों ये, ठीक है। तो अब थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे अपन। साइंस के तलबा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साइंस के तलबा के लिए, जो आप साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? बिल्कुल अमली जांच जो है उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। जितने भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर अमल पर आधारित होते हैं, यानी कि ख़ुद उस लैब में जाएंगे, उस लैब में जो भी केमिकल वगैरह होते हैं उनको इधर उधर अदला बदली करके देखेंगे। तो ये खुद अमल पर डिपेंड होता है, ठीक है। सवाल नंबर 50, ज़बानी जाँच के लिए सही नहीं है। ज़बानी जाँच यानी अगर आप किसी की भाषा शिक्षण जो है, भाषा का मूल्यांकन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके सिलसिले में कौन सी बात जो है वो सही नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों सवाल नंबर 50 में। ये जांच ज़बानी ली जाती है, इसमें मुख्तसर सवालात पूछे जाते हैं, ये कम नंबरों पर मुश्तमिल होती है, इस सबक में तफसीली सवालात भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 50 में जो ज़बानी जांच है उसमें तफसीली सवालात नहीं पूछे जाते। ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसमें गलत है, नहीं पूछा है आपको। ये जहाँ ज़बानी ली जाती है बिल्कुल इसमें मुख्तसर सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो एक मुख्तसर आ गया और एक तफसीली सवालात आ गया, तो कहने का मतलब ये कम नंबरों पर मुश्तमिल होती है। बिल्कुल सही बात है, भाषा जो शिक्षण है वो कम नंबरों पर ही आधारित होती है। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है वो आपके नहीं है, इस सवाल के बेस पर राइट आंसर है। सवाल नंबर 51 कहता है बच्चों की जहनी दबाव को कम करने में कौन सी चीज़ मददगार है? बच्चों का जो मानसिक दबाव है उसको कम करने में कौन सी चीज़ मददगार है दोस्तों? मुसलसल जांच है, या मारूजी जांच है, तहरीरी जांच है, तफसीली जांच है? तो दोस्तों मारूजी जांच जिसका मतलब ऑब्जेक्टिव आप सवालात पूछ रहे हो, ये तो बिल्कुल दबाव है। तहरीरी जांच मतलब रिटर्न में कुछ लिखवा रहे हो। और तफसीली जांच जिसका मतलब 3 पार्ट, आप या तो मुख्तसर सवालात पूछ रहे हो बच्चे से या मुख्तसरीन सवालात पूछ रहे हो। तो दबाव, जहनी दबाव को कम करने में मददगार दोस्तों मुसलसल जांच है। मुसलसल जांच का मतलब आप टॉपिक से संबंधित बच्चे को सवाल पूछ रहे हो दरमियानी तदरीस के दौरान, लेकिन उसके साथ साथ आप मुसलसल जांच में क्या करते हो, जो चीज़ बच्चे को नहीं आ रही है उसी जगह पर उसमें सुधार की गुंजाइश, मतलब इस्लाह करने लग जाते हो। तो यहाँ पर मुसलसल जांच जो है वो जहनी दबाव को कम करने में मदद देती है दोस्तों। फिर बढ़ते हैं 52 के अंदर। 52 जो सवाल है वो कह रहा है दोस्तों सबसे पहले बनाया जाता है, अगर आप किसी स्कूल के निज़ाम को देखेंगे तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है? सालाना मंसूबा या माहाना मंसूबा या इकाई मंसूबा या सबक का मंसूबा? सवाल नंबर 52। तो दोस्तों इसके अंदर सालाना मंसूबा हर एक स्कूल का निज़ाम जो बनाया जाता है, हर एक स्कूल का जो एक तरीके से जो ओवरव्यू यूँ समझो, पूरा एक प्लान जो बनाया जाता है वो साल के हिसाब से बनाया जाता है कि भाई ये पूरा सेशन रहेगा हमारा, इसमें इस तारीख से इस तारीख तक लेकर हम टेस्ट लेंगे, इस तारीख से इस तारीख तक हम अर्धवार्षिक परीक्षा लेंगे। तो सबसे पहले हर स्कूल का जो निज़ाम होता है, हर स्कूल का जो मतलब एक प्लेटफॉर्म होता है वो इसी बेस पे होता है कि सालाना मंसूबा कैसे बनाया जाए। सबसे आखिर में बनाया जाने वाला, अब सालाना मंसूबा तो होगा नहीं, ये तो सबसे पहले बनाया जाता है दोस्तों। आखिर में जो बनाया जाता है वो सबक का मंसूबा बनाया जाता है। कैसे दोस्तों? सालाना मंसूबा बना दिया आपने, सालाना मंसूबा के बाद में फिर आप महीनों के हिसाब से मंसूबा बनाओगे कि भाई साल का मंसूबा बनाने के बाद में भाई 1 महीने में हमारा ये पाठ्यक्रम होना चाहिए। फिर इसके बाद में आप इकाई बनाओगे, इस 1 महीने के अंदर कितनी इकाइयाँ पूरी होनी चाहिए। फिर आप आखिर के अंदर सबक कि भाई इस इकाई का कौन से कितने सबक जो हैं वो हम पूरे कर लेंगे। सवाल नंबर 54, ये मंसूबा
रोज़ बनाया जाता है। कौन सा मंसूबा है जो वो रोज़ बनाया जाता है? रोज़ के नाम से सालाना कट गया, माहाना कट गया, इकाई कट गई। सबक का जो मंसूबा है, दैनिक पाठ योजना जिसको आप बोल सकते हो, वो दोस्तों रोज़ बनाई जाती है। ठीक है। सवाल नंबर 55 कहता है एक इकाई में बनाए जाते हैं। एक इकाई में क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? कई मंसूबे बनाए जाते हैं, या 2 मंसूबे बनाए जाते हैं, या 1 मंसूबा बनाया जाता है, 4 मंसूबे बनाए जाते हैं। 55 का अगर हम देखें, एक इकाई के अंदर यानी कि एक यूनिट के अंदर कई मंसूबे बनाए जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है। सवाल नंबर 56 कहता है वो मंसूबा सिर्फ एक मरतबा, ऐसा कौन सा मंसूबा जो सिर्फ एक ही मरतबा बनाया जाता है, सिर्फ एक ही मरतबा? तो दोस्तों 56 मंसूबा का मतलब वही आप ये मान लो कि प्रोजेक्ट, भाई ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ एक बार ही बनाया जाता है? 56 का राइट आंसर दोस्तों आपके सालाना मंसूबा जो होता है वो एक बार ही बनाया जाता है, सिर्फ पूरे साल का, कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये प्लान है पूरा। ठीक है। 57 के अंदर ये मंसूबा सालाना मंसूबा की बुनियाद पर बनाया जाता है, यानी ऐसा कौन सा मंसूबा है जो सालाना मंसूबा यानी कि वार्षिक जो प्लान है उसके हिसाब से उसकी बुनियाद पर बनाया जाता है 57 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके माहाना मंसूबा। जिस तरीके से आपने साल का पूरा प्लान बनाया है उसी के हिसाब से महीने का भी प्लान उसमें बनाया जाता है। सवाल नंबर 58 कहता है मुआलिजाती तदरीस की जाती है। मुआलिजाती तदरीस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो रिमेडियल टीचिंग। क्या बोलते हो? रिमेडियल टीचिंग। तो उसको बोलते हैं मुआलिजाती तदरीस। याद रखना दोस्तों, रिमेडियल टीचिंग, रिमेडियल टीचिंग, रिमेडियल टीचिंग, उर्दू के अंदर मुआलिजाती तदरीस, मुआलिजाती तदरीस। इसके अंदर क्या किया जाता है? सवाल नंबर 58। सवाल नंबर 58 के अंदर सवाल पूछ रहा है मुआलिजाती तदरीस के अंदर क्या किया जाता है? तदरीस ये कब की जाती है? तदरीस से सबक के बाद, अहादा सबक के बाद, अंदाज़ा कदर के बाद, या कभी भी? 58 के सवाल के अंदर दोस्तों अंदाज़ा कदर के बाद किया जाता है। दोस्तों एक होता है आपके निदानात्मक शिक्षण, एक होता है निदानात्मक शिक्षण, और एक होता है उपचारात्मक शिक्षण। इन दोनों में आपको बहुत जगह आपने पढ़ा भी होगा। तो ये जो उपचारात्मक शिक्षण है ये आप एक तरीके से यूँ मान लो कि ये मुआलिजाती तदरीस है। क्यों? निदान के अंदर आप जिस तलबा की कोई कमज़ोरी है आप उसका पता लगाते हो कि भाई बच्चे का आपने मूल्यांकन किया, मूल्यांकन में आपने ये चीज़ें पता की कि बच्चा जो है वो सामाजिक विज्ञान में कमज़ोर है, या मैथ में कमज़ोर है, या इंग्लिश में कमज़ोर है। लेकिन जो मुआलिजाती तदरीस है तो अब आप क्या करोगे? उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण अपनाओगे। क्या करोगे? जो कमज़ोरियाँ आपने निदानात्मक शिक्षण में ढूंढी है उस तलबा की, उन कमज़ोरियों को दूर करने का प्रयास किस में किया जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण में, यानी कि मुआलिजाती तदरीस में उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये कब किया जाएगा? अंदाज़ा कदर के बाद किया जाएगा। क्यों? तदरीस सबक के बाद जब आप शिक्षण कराओगे उस सबक के बाद में नहीं किया जाएगा। अहादाए सबक यानी कि जब आप सबक को आप उद्देश्य कथन बोलोगे तब किया जाएगा, और कभी भी इसका मतलब तो होगा नहीं। जब आप मूल्यांकन करोगे, मूल्यांकन के बेस पे आप स्टूडेंट्स की उन कमियों को पता लगाओगे, तभी आप उसके ऊपर मुआलिजाती तदरीस कर सकते हो। क्लियर? सवाल नंबर 58 के बाद में बढ़ते हैं 59। आज तसल्ली रखें दोस्तों, पूरे 100 सवालात नहीं हैं, बस 2-4 सवालात और हैं। मुआलिजाती तदरीस का मकसद क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है भाई। आप रिमेडियल टीचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसका मकसद क्या है? तलबा की कमज़ोर पहलू को दुरुस्त करना, सबक याद कराना, इम्तिहान के लिए तैयार करना, या सभी सही है? 59 में दोस्तों चारों ऑप्शनों के बेस पर अगर हम देखें तो बिल्कुल चारों सही लग रहे हैं हमें। लेकिन याद करना या रटाना, एक तो ये शब्द ऑप्शन आते काट देना आप, एक पिटाई वाला वो भी ऑप्शन काटने। जब ये कट गया सवाल तो 4 नंबर ऑप्शन भी कट गया। अब आपके पास में बचे हैं ऑप्शन 2। मुआलिजाती तदरीस का सबसे बेस्ट अगर मकसद देखें हम दोस्तों तो इसका मकसद सिर्फ यही है, तलबा की कमज़ोर पहलुओं को दुरुस्त करना है दोस्तों। तलबा के कमज़ोर पहलुओं को ढूंढना नहीं है या पता लगाना नहीं है, वो तो आपके उसमें निदानात्मक उपचार में आ जाए, निदानात्मक शिक्षण में आ जाएगा। दुरुस्त भी करना है, तो ये किसका मकसद है? मुआलिजाती तदरीस का है। बच्चा उर्दू पढ़ना सीख सकेगा, ये क्या है दोस्तों? बच्चा उर्दू पढ़ना सीख सकेगा, बिल्कुल दोस्तों ये तो एक आम मकसद है। आप जब शिक्षण सिद्धांत अलग अलग देखोगे, समझोगे,
तो उस टाइम आपको पता चलेगा। मैंने बहुत डिटेल के अंदर उर्दू पेडागोजी का एक पूरा वीडियो, जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं उर्दू की, उसमें इसको समझाया भी है। आप प्ले लिस्ट में जाना उर्दू पेडागोजी की, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। बच्चे उर्दू पढ़ना सीख सकेगा, ये क्या है, एक आम मकसद है। बच्चा अलिफ मकसूरा की पहचान कर सकेगा, ये क्या है दोस्तों 61 के अंदर। ये दोस्तों ख़ास मकसद है। देखो यहाँ पे इस वर्ड को देखो आप, बच्चा उर्दू पढ़ना सीख सकेगा। अब कोई भी तलबा है वो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये एक आम मकसद है, वो उर्दू पढ़ना तो सीखेगा ही सीखेगा, ये तो एक मतलब बेसिक सी जानकारी है। लेकिन बच्चा अब उस उर्दू के अंदर एक विशेष, एक ख़ास टॉपिक को सीख रहा है, पहचान कर रहा है, जैसे अलिफ मकसूरा, तो यहाँ पर ये इसका ख़ास मकसद हो गया। क्या मकसद हो गया? ख़ास मकसद हो गया। ये मकासद हर सबक के लिए अलग होते हैं। भाई अगर आप जो शिक्षण सिद्धांत इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसे कौन से मकसद होते हैं जो हर सबक के लिए अलग अलग होते हैं? तो दोस्तों ये आम मकसद होते हैं या ख़ास मकसद होते हैं या दोनों होते हैं? तो दोस्तों ये ख़ास मकसद होते हैं। ख़ास ऐसे शिक्षण सिद्धांत होते हैं जो आपके हर सबक के लिए अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल नंबर 63 कहता है इनका तयन मंसूबा सबक की शुरुआत में ही कर लिया जाता है, यानी कि किसका निर्धारण, अगर आप प्लान बना रहे हो सबक का तो किसका निर्धारण शुरुआत में ही कर लिया जाता है, आम मकसद का या ख़ास का या दोनों का? 63। तो दोस्तों बिल्कुल आप दोनों का ही निर्धारण, जब आप सबक का मंसूबा तैयार कर रहे हो, अगर आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हो तो दोनों का आप सबक के अंदर इन दोनों मकसदों को शामिल करोगे। कहाँ आपको आम मकसद की ज़रूरत पड़ सकती है, कहाँ ख़ास मकसद की ज़रूरत पड़ सकती है, तो कहने का मतलब इन दोनों चीज़ों की आपके अंदर ज़रूरत पड़ेगी। 64 सवाल कहता है तदरीसी निज़ाम के तमाम मुश्किलें किसके हुसूल के लिए की जाती हैं? तदरीसी निज़ाम की तमाम मुश्किलें किसके हुसूल के लिए की जाती है? तदरीसी निज़ाम एक पूरी किसी भी स्कूल का और का एक निज़ाम बनाया जाता है, वो उसको हासिल करने के लिए किस तरह के मकसद की ज़रूरत होती है दोस्तों? 64। तो दोस्तों इसके अंदर आम मकसद भी शामिल हैं और ख़ास मकसद भी शामिल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 65 कहता है हर मंसूबा की बुनियाद, हर मंसूबे की बुनियाद है 65 के अंदर, आम मकसद भी है और ख़ास मकसद भी है, तो इसका मतलब ये दोनों बातें सही है दोस्तों। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ये आपके दोस्तों कुल मिलाकर 65 सवालात हैं और इस तरीके से हमने लगभग नहीं बल्कि 110% उर्दू अदब की, उर्दू ग्रामर और पेडागोजी का पहले थ्योरी बेस के अंदर पढ़ लिया था इसी चैनल पर, और फिर हमने मॉडल पेपर के रूप में ना केवल सवालात किए हैं बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा मतलब ओवरव्यू भी हमने समझते हुए पूरे मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं। कैसा लगा मेरा ये प्रयास? और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं और कितने बंदे जुड़ना चाहते हैं, क्या क्लास की टाइमिंग रहेगी, इसका एक अगला वीडियो आएगा आपके सामने, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन आप अगर पढ़ने के इच्छुक हैं बिल्कुल बेसिक से और बहुत ही मज़ेदार ढंग में सवालात को सॉल्व करते हुए किस तरह के सवालात बनेंगे, उसकी थ्योरी क्या रहेगी, इस चीज़ों को अगर आप पढ़ना है तो मुझे एक नए प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह मुलाकात करोगे। अगले वीडियो के अंदर वही बातें होगी अपनी। ये कॉन्सेप्ट, ये मॉडल पेपर कैसा लगा दोस्तों? आप कमेंट में अपना मशवरा, अपनी राय, अपनी सलाह ज़रूर दिया करें दोस्तों। कुछ कमी रही है, अगर उसमें सुधार की गुंजाइश रहेगी तभी जब आप कुछ बताओगे। अगर आप कुछ बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे द्वारा जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस कंटेंट को लेकर आपकी समझ में आई है या नहीं आई है। लाइक भले ही मत करो दोस्तों, कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दिया करो, ताकि मैं इसमें और अगर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की डिमांड्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इतनी मुश्किल घड़ी में मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, तो ज़रूर कमेंट करें। हमारी ये मैराथन क्लासें जो मॉडल पेपर के रूप में हमने ली हैं बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी दोस्तों। अगर आपने साथी जो अभी तक रीट के लिए स्पेशली उर्दू की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो मेहरबानी करके इनको जोड़िए, और उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरिट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा, ठीक है ना? तो इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है?
फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद।